दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय जो संविधान है वो कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांतिकाल एवं युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। प्रथम विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं कि जो भारत का संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। भारत का जो संविधान है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित किया गया है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। संविधान की इसी प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। अर्थात भारतीय जनता ही इसकी निर्माता है। जनता ने स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। इसे किसी अन्य सत्ता के द्वारा नहीं सौंपा गया है। आगे हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना, प्रीएम्बल। जो भारत के संविधान की मौलिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। इसके महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग से अभिप्राय है कि अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में ही निहित की गई है। यह भारत के संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बिगेस्ट संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। जहां अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 व दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। वहीं हमारा संविधान व्यापक एवं विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 5 परिशिष्ट हैं। इसमें अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं और संशोधन की यह प्रक्रिया आज तक लगातार जारी है। इस कारण ही इसका जो स्वरूप है बहुत ही विशाल हो चुका है। भारत का संविधान संघात्मक है, अर्थात इसमें संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों का बहुत ही व्यापक वर्णन किया गया है। संविधान के एक अध्याय में तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही उल्लेख किया गया है, जो अधिकांश देशों के संविधान में नहीं है। संविधान की इसी विशालता को लेकर हर विष्णु कामत ने कहा है, हमें इस बात का गर्व है कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आगे हम चर्चा करते हैं लिखित एवं निर्मित संविधान कि भारत का जो संविधान है वो लिखा गया है और इसका भारत की जनता के द्वारा निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिपिबद्ध किया गया है। संविधान सभा ने इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया था। बहुत बड़ा संविधान होने के कारण बावजूद इसे देश की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसमें संविधान संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। अब तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं कि भारत का जो संविधान है वो लिखित एवं निर्मित संविधान है। आगे हम चर्चा करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संसदीय प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय बाद तो होता ही है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का होता है, पर उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की ही होती है। वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल के पास निहित होती है, मंत्रिमंडल में निहित होती है। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों को में भी अपनाया गया है, जहां राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति प्रमुख होता है तो वहीं राज्यों में राज्यपाल राज्य का प्रमुख
होता है। आगे हम चर्चा करते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फंडामेंटल्स राइट्स एंड ड्यूटीज। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान में भाग 3 में किया गया है। तो संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान निर्माताओं ने इसे 7 मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए थे। पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अतः मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। इन अधिकारों का हनन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन दिसंबर 2002 जो कि जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया, वह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, के द्वारा शिक्षा प्रारंभिक के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है। अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। याद रहे, इस अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को शिक्षा देना राज्य का एक मुख्य दायित्व है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। इसमें संविधान का पालन करना, संविधान की प्रभुसत्ता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना, प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करना आदि प्रमुख कर्तव्य हैं। अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य है। कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। अतः वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आगे हम चर्चा करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर संविधान के भाग 4 में नीतिक निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वह करते हैं। यद्यपि इनमें क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इसकी उपेक्षा संभव नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को एक समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। यद्यपि मूल संविधान में यह शब्द प्रयुक्त नहीं था, प्रस्तावना में यह शब्द भारतीय राज व्यवस्था को एक नई दिशा देने की भावना को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान में यह शब्द जोड़ा गया है। वयस्क मताधिकार हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। यद्यपि मूल संविधान में आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन में जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे हम चर्चा करते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, किंतु भारत में यूरोपीय मॉडल की भांति राज्य और धर्म के बीच पार्थक्य नहीं है। संविधान राज्य को अधिकृत करता है कि वह धर्म से जुड़ी कुरीतियों का निराकरण करने के लिए धार्मिक मामलों में मूल्य आधारित हस्तक्षेप न करे। इसे प्रसिद्ध राजनीति शास्त्र राजीव भार्गव ने धर्म निरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत कहा है। इस प्रकार पंथ निरपेक्ष राज्य इसमें अनुच्छेद 25 में किसी भी व्यक्ति के साथ
धर्म के आधार पर भेदभाव हम नहीं कर सकते। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा।